आज की वीडियो में हम जो प्लगइन सिक्योरिटी के हवाले से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ सैनिटाइजेशन या सैनिटाइजिंग, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सिक्योरिंग इनपुट इज़ द प्रोसेस ऑफ सैनिटाइजिंग, दैट इज़ क्लीनिंग एंड फिल्टरिंग इनपुट डेटा। तो जो भी आप यूज़र से इनपुट डेटा गेट कर रहे हैं किसी फॉर्म फील्ड के अंदर, किसी मेटा बॉक्स के अंदर या सेटिंग्स के पेज के ऊपर, जहाँ पे भी आप यूज़र से डेटा गेट कर रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि वो सिक्योर्ड हो। और उसको सिक्योर किस तरह से हम करते हैं? दो तरीके हैं। एक तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं विच इज़ डेटा वैलिडेशन, और दूसरा है सैनिटाइजिंग। ठीक है। अब सैनिटाइजिंग में आप क्या करते हैं कि आप डेटा को क्लीन करते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर कोई अनवांटेड जो है वो टेक्स्ट या कोई इनपुट जो है वो डेटाबेस के अंदर ना जाए। या आप उसको फिल्टर करते हैं कि सर्टेन काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर अलाउड हैं या नहीं है, एंड सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पे इसने दोनों सिनेरियोज डिस्कस किए हैं कि कब आपने डेटा वैलिडेशन यूज करनी है और कब आपने सैनिटाइजिंग यूज करनी है। You use sanitizing when you don't know what to expect or you don't want to be strict with data validation. डेटा वैलिडेशन आप तब यूज करते हैं जब आपको ये कंफर्म हो कि यूजर जो है वो इसी पर्टिकुलर टाइप का डेटा जो है वो इस इनपुट फील्ड के अंदर एंटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूजर से फोन नंबर गेट कर रहे हैं, तो आप मेक श्योर हैं, आपको ये कंफर्म है कि यूजर इसके अंदर जस्ट नंबर्स ही एंटर करेगा। ठीक है। तो उस केस में आप डेटा वैलिडेशन की टेक्निक्स लगाएंगे। ठीक है। या अगर आप फोन नंबर गेट कर रहे हैं तो आपको पता है कि उसकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की लेंथ होगी। ठीक है। तो उस केस में भी आप डेटा वैलिडेशन यूज करते हैं। लेकिन अब लेट्स से कि आप यूजर से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कोई आपका टेक्स्ट एरिया है, उसके अंदर यूजर कोई चीज एंटर कर रहा है। अब उसके अंदर यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है और आप भी श्योर नहीं है या कंफर्म नहीं है कि यूजर उसके अंदर किस टाइप का डेटा एंटर करेगा। तो उस केस में आप डेटा को सैनिटाइज करते हैं, मीन्स के आप उसको क्लीन करते हैं और फिल्टर करते हैं ताकि कोई अनवांटेड जो चीज है वो आपके डेटाबेस के अंदर जो है वो सेव ना हो। Anytime you are accepting potentially unsafe data, it is important to validate or sanitize it. तो जब भी आप यूजर से डेटा गेट कर रहे हैं और आप वो डेटा जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है, तो उस केस में आप उस डेटा को बजाय इसके डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर सेव करें, या आप उसको वैलिडेट करेंगे या सैनिटाइज करेंगे। अगर आप उसकी श्योर है कि वो किस टाइप का डेटा उसके अंदर सेव करेगा, तो उस केस में आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं। अगर आप यूजर से किसी भी टाइप का डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आप उसको सैनिटाइज करते हैं। Remember, even admins are users, and users will enter incorrect data on purpose or on accident. It is your job to protect them from themselves. तो एक आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अब लेट्स से कि आप जो सेटिंग्स का फॉर्म बना रहे हैं वो तो जस्ट एडमिन जो है उसको सबमिट करेगा। ठीक है। तो उसको हमें वैलिडेट करने की क्या जरूरत है? एडमिन खुद तो अपनी वेबसाइट को तबाह नहीं करना चाहेगा। ठीक है। तो उसका आंसर इसने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो एडमिन है वो भी एक यूजर है। ठीक है। और वो भी उसके अंदर कोई रॉन्ग डेटा इनपुट कर सकता है, चाहे वो इंटेंशनली करे या अनइंटेंशनली करे, एक्सीडेंटली करे, चाहते हुए करे या ना चाहते हुए करे। तो उस केस में भी आपने मेक श्योर करना है कि आप डेटा को प्रॉपरली सिक्योर करें, मीन्स के उसको वैलिडेट करें और उसको सैनिटाइज करें बिफोर इसके कि आप उसको डेटाबेस के अंदर सेव करें। तो अब डेटा को सैनिटाइज करने के लिए वर्डप्रेस हमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है। इन हेल्पर फंक्शंस को हम इस्तेमाल करके किसी भी टाइप के डेटा को सैनिटाइज कर सकते हैं। और यूजुअली जो सैनिटाइजेशन के जो फंक्शंस हैं वो स्टार्ट होते हैं सैनिटाइज अंडरस्कोर और आगे स्टैरिक की जगह पे कोई भी नेम आ सकता है जो कि किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए वो फंक्शन जो है वो ऐड किया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल, सैनिटाइज अंडरस्कोर ईमेल, इस फंक्शन के जरिए आप ईमेल एड्रेस अगर यूजर से गेट कर रहे हैं तो उसको सैनिटाइज करवा सकते हैं। फाइल नेम के लिए है हेक्स कोड, अगर आप कलर का यूजर से गेट कर रहे हैं तो उसको आप सैनिटाइज कर सकते हैं। आप HTML के डेटा को कर सकते हैं सैनिटाइज। ऑप्शंस के टेबल के अंदर अगर आप कोई चीज सेव करवाना चाहते हैं तो उसको आप सैनिटाइज कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड को आप सैनिटाइज कर सकते हैं, एंड सो ऑन। इन सब की डिटेल्स को अगर आप देखना चाहें तो आप इंडिविजुअल लिंक्स के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक या दो फंक्शंस को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे कि इसने यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन किया है। लेट्स से कि आप यूजर से एक इनपुट टेक्स्ट फील्ड है हमारी और उसके अंदर आप यूजर से कोई टाइटल जो है वो गेट कर रहे हैं। तो अब इस
टाइटल को या इस टेक्स्ट फील्ड को आप किस तरह से सैनिटाइज करते हैं इस डेटा को, ठीक है। तो उसके लिए वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है सैनिटाइज अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर फील्ड का फंक्शन। आप इसकी डिटेल्स को अगर आप देखना चाहें तो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये क्या करता है, सैनिटाइजेज ए स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर इनपुट और फ्रॉम दी डेटाबेस, चेक्स फॉर इनवैलिड UTF-8 करेक्टर्स। ये जो आपकी डिफॉल्ट जो करेक्टर इनकोडिंग होती है वो UTF-8 है, और अगर कोई जो यूजर ने इनपुट ऐड की है वो अगर वैलिड UTF-8 नहीं है तो ये उसको वैलिडेट करेगा या चेक करेगा। इट कन्वर्ट्स सिंगल एंगल ब्रैकेट करेक्टर्स टू एंटिटीज। अब इनको ये इस तरह की जो एंगल ब्रैकेट्स हैं इनको ये उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंटिटीज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि अगर आप नोट करें तो इस तरह की जो चीजें हैं ये हम यूजुअली टैग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लेट से कि यूजर ने इसके अंदर कोई टैग ऐड कर दिया है, कोई जावास्क्रिप्ट कोड ऐड कर दिया है जो कि जब आपके डेटाबेस के अंदर सेव हो तो वो एक ही कमांड चलाए और आपके सारे डेटाबेस को वो एम्प्टी कर दे या डिलीट कर दे, ठीक है। तो इस तरह के जो स्क्रिप्ट टैग्स जो होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए ये प्रॉपर एक लॉजिक इंप्लीमेंट करता है जिसके जरिए वो इन टैग्स को उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंटिटीज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ताकि ये एंगल ब्रैकेट कंसिडर हो, ये कोई कोड इसके अंदर मलिशियस कोड जो है वो इसके अंदर रन ना हो सके, ठीक है। इट रिमूव्स लाइन ब्रेक्स टैब्स एंड एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस। तो अगर आपके टेक्स्ट के अगर अंदर कोई एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस एडेड है या एक्स्ट्रा एम्प्टी वाइट लाइंस एडेड हैं तो ये उनको भी रिमूव कर देता है एंड सो ऑन। तो इस तरह के कुछ सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से जो फंक्शंस हैं वो ये वाला फंक्शन जो है ये ऐड करता है, ठीक है। और जब भी आप टेक्स्ट फील्ड यूजर से टेक्स्ट फील्ड के अंदर कोई डेटा गेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप अपनी उस इंफॉर्मेशन को सैनिटाइज करते हैं सैनिटाइज अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर फील्ड के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। तो जस्ट आपने ये करना है कि जो भी आपका वो यूजर से आप गेट कर रहे हैं वैल्यू उसको आपने इस फंक्शन को पास करना है, तो आपको जो उसकी आउटपुट है वो एक सिक्योर्ड फॉर्म के अंदर वो रिटर्न कर देगा, और फिर उसको आपने वेरिएबल के अंदर सेव किया और उसको आपने फिर मेटा बॉक्स के अंदर अगर आप सेव कर रहे हैं या आप ऑप्शंस के टेबल के अंदर सेव कर रहे हैं तो फिर आपने उस सैनिटाइज डेटा को आपने उसके अंदर सेव करना है डेटाबेस के अंदर। आपने जो यूजर की इनपुट है उसको डायरेक्टली सेव नहीं करना बल्कि प्रॉपरली उसको सैनिटाइज करके तो फिर उस सैनिटाइज डेटा को आपने डेटाबेस के अंदर सेव करना है। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो अगर हम अपने कोड के अंदर आए, तो अगर हम अपनी फाइल के अंदर आए विच इज common-core.php, तो यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने एक मेटा बॉक्स जो है वो ऐड किया था और मेटा बॉक्स के अंदर हमने मुख्तलिफ इनपुट फील्ड जो है वो ऐड की थी, ठीक है, जहाँ पे हम यूजर से कुछ उसकी इंफॉर्मेशन गेट कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देखें हम यूजर से उसका नेम गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी टाइप भी हम डिफाइन कर देते हैं, इसकी टाइप होगी टेक्स्ट, क्योंकि हम यूजर से टेक्स्ट गेट कर रहे हैं। नेम जो है वो यूजुअली टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमने इसकी टाइप भी ये कर दी। अब ये हमारी जो है ये एक टेक्स्ट फील्ड है, तो इसको हम इस डेटा को जो यूजर एंटर करेगा इसको हम सैनिटाइज करेंगे। तो इसको जब हम सेव कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर तो सेव की एक्शन हुक जहाँ पे हमने यूज की है, तो अगर आप यहाँ पे आए इस फंक्शन के अंदर हम इस डेटा को सेव कर रहे हैं, तो अभी आप देखें जो इस प्लगइन बुक ऑथर है इसकी वैल्यू हमें इस वेरिएबल के अंदर मिल रही है और हम इसको डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर सेव करवा रहे हैं, जो कि सिक्योरिटी के हवाले से वर्डप्रेस इसको रिकमेंड नहीं करता। अभी अगर आप इस फॉर्म में डेटा को सेंड करेंगे सेव करेंगे तो आपका जो डेटा है वो सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है। इसके अंदर यूजर कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है और कोई अगर उसने रॉन्ग इंफॉर्मेशन चाहते हुए या ना चाहते हुए ऐड कर दी तो आपका जो डेटाबेस है वो डिलीट हो सकता है या रिमूव हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर उसने किस तरह का डेटा ऐड किया है। तो इसको सबसे पहले हम इस वैल्यू को सिक्योर करेंगे बिफोर इसके कि हम इसको सेव करें। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं बुक अंडरस्कोर ऑथर इज इक्वल्स टू, और फिर इस डेटा को हमने सैनिटाइज करना है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है सैनिटाइज। अब चूंकि ये टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, तो सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड को सैनिटाइज करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है सैनिटाइज अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर फील्ड, और इसको हम इसकी वैल्यू पास कर देंगे जो हमें यूजर से मिल रही है और एंड पे हम सेमीकोलन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने इस डेटा को प्रॉपरली सैनिटाइज कर लिया और अब इस वेरिएबल को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो हमने सिंपली ये किया कि इस डेटा को डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर सेव करने से पहले
हमने इसको प्रॉपरली सैनिटाइज कर लिया है। अब सैनिटाइजेशन का कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो इनपुट फील्ड है उसकी टाइप क्या है। अगर वो टेक्स्ट फील्ड है तो उस केस में आप ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमने एक ऑथर ईमेल का भी एक जो है इनपुट फील्ड ऐड की थी। ये आई थिंक वीडियो के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है, ये हमने बाद में ऐड की थी। और यहाँ पे हम ऑथर का जो ईमेल है वो गेट कर रहे हैं और इसकी हम टाइप इसको दे देते हैं, टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल। ठीक है, तो अब ये जो है इसके अंदर यूजर ईमेल एड्रेस एंटर करेगा। तो इस ईमेल को अगर आप वैलिडेट करना चाहें या इसको अगर आप सैनिटाइज करना चाहें तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है सैनिटाइज अंडरस्कोर ईमेल का। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को यूज करेंगे। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं ऑथर अंडरस्कोर ईमेल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वो फंक्शन लिखेंगे सैनिटाइज अंडरस्कोर ईमेल का, एंड पे सेमीकोलन, और इसको हम इसकी वैल्यू पास कर देंगे जो हमें इस वेरिएबल के अंदर रिसीव हो रही है वो हम इसको पास कर देंगे। तो अब हमें ये जो डेटा है ये सिक्योर्ड फॉर्म में मिल जाएगा और ये फिर वेरिएबल हम अपने यहाँ पे यूज कर लेंगे जहाँ पे हम इसको मेटा बॉक्स के अंदर सेव कर रहे हैं। इसको हम सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ तरह के डेटा को सैनिटाइज कर सकते हैं। आपने ये चेक करना है कि आपका जो डेटा है वो किस टाइप का है और फिर उस टाइप के डेटा के लिए जो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं इनमें से आपने वो रेलेवेंट फंक्शन जो है वो उसको यूज कर लेना है और उसको आपने डेटा को प्रॉपरली सैनिटाइज करके तो फिर आपने उसको डेटाबेस के अंदर सेव करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सिक्योरिंग एस्केपिंग आउटपुट। Securing output is the process of escaping output data। तो सैनिटाइजिंग हम कब करते हैं? जब हम अपने डेटा को जो यूजर से गेट कर रहे हैं उसको हम डेटाबेस के अंदर सेव करवाने से पहले डेटा को सैनिटाइज करते हैं या उसको सिक्योर करते हैं, फिल्टर करते हैं और क्लीन करते हैं ताकि वो जो सिक्योर डेटा है वो डेटाबेस के अंदर सेव हो। जबकि अगर आप डेटा को आउटपुट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, यूजर को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं या प्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे हम डेटा को किस तरह से सिक्योर करते हैं उसके लिए हम स्केपिंग का जो स्केपिंग के जो फंक्शंस हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब स्केपिंग क्या है? स्केपिंग मीन्स स्ट्रिपिंग आउट अनवांटेड डेटा लाइक malformed HTML और स्क्रिप्ट टैग्स। ठीक है, तो स्केपिंग के जरिए आप क्या करते हैं कि आप ये मेक श्योर करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आप यूजर को डिस्प्ले कर रहे हैं वो सिक्योर्ड हो, मीन्स कि उसके अंदर कोई अनवांटेड डेटा ना हो। जैसे कि ये भी हो सकता है कि जो डेटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन सेव्ड है अगर उसको प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं किया गया और उसके अंदर यूजर ने कोई स्क्रिप्ट टैग ऐड कर दिया है जो कि यूजर को रीडायरेक्ट कर रहा है किसी और वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप मेक श्योर करेंगे कि उसके अंदर कोई स्क्रिप्ट टैग्स जो है वो एडिड ना हो, या अगर एडिड हैं भी तो उनको वो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे कि वो स्क्रिप्ट टैग्स ना रहें बल्कि वो एंटिटीज बन जाए और वो स्क्रिप्ट कोड आपको शो हो जाए बजाय इसके कि वो कोड एक्चुअली इंप्लीमेंट हो। ठीक है, तो इस तरह के जो डेटा को सिक्योर करने के लिए हमारे पास कुछ स्केपिंग के फंक्शंस हैं जो हम डेटा को आउटपुट करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। whenever you are rendering data मीन्स के जब आप डेटा को डिस्प्ले करवा रहे होते हैं मेक श्योर टू प्रॉपरली एस्केप इट। तो आप रेलेवेंट जो एस्केपिंग का फंक्शन है उसको यूज करेंगे। उससे क्या होगा? एस्केपिंग आउटपुट प्रिवेंट्स XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स। तो ये एक तरह का अटैक होता है, हैकिंग का अटैक होता है। तो इस तरह के अटैक्स को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप हमेशा जो एस्केपिंग के फंक्शंस हैं वो यूज करें जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन यूजर को डिस्प्ले करवा रहे हैं। एस्केपिंग हेल्प्स सिक्योर योर डेटा प्रायर टू रेंडरिंग इट फॉर द एंड यूजर। ठीक है, तो एस्केपिंग से क्या होता है कि जब आप यूजर को कोई इंफॉर्मेशन या डेटा डिस्प्ले करवा रहे हैं तो उसको आप सबसे पहले सिक्योर करते हैं एस्केपिंग के फंक्शंस को इस्तेमाल करके ताकि वो डेटा जो है वो एक्सपेक्टेड फॉर्म में या सिक्योर्ड फॉर्म में वो यूजर को डिस्प्ले हो। वर्डप्रेस हैज मेनी हेल्पर फंक्शंस यू कैन यूज फॉर मोस्ट कॉमन सिनेरियोज। तो वर्डप्रेस इस पर्पस के लिए हमें कुछ बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है जैसे कि एस्केप अंडरस्कोर एट्रीब्यूट। तो अगर आपकी जो इनपुट है उसका उसके अंदर अगर आप कोई एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं जैसे कि उसका जो उसके वैल्यू का एट्रीब्यूट है उसके अंदर आप उसकी करंट इंफॉर्मेशन को
डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो उसको डायरेक्टली आप एट्रीब्यूट में ऐड करने के बजाय उसको आप इस फंक्शन के थ्रू रन करते हैं और फिर इस फंक्शन के थ्रू रन करने के बाद आप उसको डिस्प्ले करवाते हैं। इसी तरह अगर आप कोई HTML का कोड जो है उसको प्रिंट करवा रहे हैं या यूजर को डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो उस केस में आप escape_html का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप जावास्क्रिप्ट कोड है उसको अगर आप प्रॉपरली एस्केप करना चाहते हैं, मीन्स के वो एज ए जावास्क्रिप्ट कोड रेंडर ना हो बल्कि एज ए टेक्स्ट रेंडर हो, तो उसको आप इस फंक्शन को यूज करते हैं escape_javascript। इसी तरह अगर आप टेक्स्ट एरिया की आउटपुट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप स्केपिंग के लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। इसी तरह अगर आप सोर्स या href के अंदर कोई URL जो है वो प्रिपेयर करके उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं या एको करवा रहे हैं, तो उसको डायरेक्टली आउटपुट करवाने के बजाय आप उसको इस फंक्शन से पास करें ताकि आपकी वो जो URL है वो सिक्योर फॉर्म में डिस्प्ले हो, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये मुख्तलिफ स्केपिंग के फंक्शंस हैं, आप इनकी फर्दर डिटेल्स को वन बाय वन जाके इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे देख सकते हैं। तो अब इसमें एक और टॉपिक ये है स्केपिंग विद लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन क्या होती है इसको डिटेल के अंदर हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जब आप कोई भी स्ट्रिंग आउटपुट करवाते हैं तो बजाय इसके कि आप उसको डायरेक्टली आउटपुट करवाएं, आप उसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर ई या अंडरस्कोर ई के फंक्शन से पास करवाते हैं और उसके अंदर आप अपने जो प्लगइन की जो टेक्स्ट डोमेन है उसको भी आप उसके सेकंड पैरामीटर के तौर पे पास करते हैं, ठीक है। ये हम क्यों यूज करते हैं, ताकि ये जितनी भी आपकी स्ट्रिंग्स हैं इनको बाद में आपका प्लगइन या कोई और प्लगइन या आपका जो क्लाइंट है जो आपके प्लगइन को यूज कर रहा है वो इन स्ट्रिंग्स को ट्रांसलेट कर सके किसी और लैंग्वेज के अंदर। तो अभी ये लैंग्वेज लिखी हुई है इंग्लिश, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से उसको टेक्स्ट डोमेन भी ऐड कर रहे हैं तो अब क्या होगा कि आप इस स्ट्रिंग को किसी और लैंग्वेज के अंदर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और फिर वो जिस यूजर की वेबसाइट के अंदर आपका प्लगइन रन होगा तो उसको उसी की लैंग्वेज के अंदर ये स्ट्रिंग जो है ये ट्रांसलेट होके उसको डिस्प्ले होगी, बजाय इसके कि यहाँ पे उसको इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो डिस्प्ले हो। तो इस पर्पस के लिए हम लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि अगर आपकी जो आप जो आउटपुट करवा रहे हैं चीज हेलो वर्ल्ड, जो आप अगर लेट से यूजर से कोई आप डेटाबेस से कोई इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और उसको अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं तो आप या तो escape_html, ये एक्चुअल आपका एस्केपिंग का फंक्शन होता है जिससे आप HTML की आउटपुट को एस्केप करते हैं, जो हमने ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया, ये वाला escape_html, ठीक है। तो अगर इसके अंदर आपका जो ट्रांसलेटेबल कंटेंट है तो फिर उस केस में आप escape_html यूज नहीं करेंगे बल्कि आप या तो escape_html_e का फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, या आप यूज करेंगे escape_html और फिर ब्रैकेट के अंदर आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर के जरिए आप इस टेक्स्ट को ट्रांसलेटेबल बना सकते हैं। तो जितने भी आपके एस्केपिंग के फंक्शंस हैं उनके एंड में आप _e या __ को इस्तेमाल करके जो उनके अंदर आप इंफॉर्मेशन आउटपुट करवा रहे हैं उनको आप ट्रांसलेटेबल भी कर सकते हैं और आप उनको सिक्योर भी कर सकते हैं। तो दोनों फंक्शंस आप इस तरह के फंक्शंस के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो हमने एट्रीब्यूट वाला फंक्शन देखा, अगर आपने एट्रीब्यूट को सिक्योर करना है तो वो उसका फंक्शन था escape_attribute का, यहाँ तक, ठीक है। तो अगर आप उसके जो आउटपुट करवा रहे हैं आप डेटा, अगर आप उसको ट्रांसलेटेबल भी बनाना चाहते हैं तो आप या तो ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं विच इज escape_attribute__, ठीक है, या escape_attribute_e या escape_attribute_x। तो ये तीनों फंक्शंस जो हैं ये क्या करेंगे कि आपकी आउटपुट को सिक्योर भी कर देंगे, एस्केप भी कर देंगे और उसको ट्रांसलेटेबल भी बना देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कस्टम एस्केपिंग। अब इसमें क्या है, इन द केस दैट यू नीड टू एस्केप योर आउटपुट इन अ स्पेसिफिक वे द फंक्शन wp_cases pronounced kisses विल कम इन हैंडी, ठीक है। तो अगर आप कोई किसी कस्टम वे के अंदर या किसी स्पेसिफिक वे के अंदर डेटा को एस्केप करवाना चाहते हैं या आउटपुट करवाना चाहते हैं तो आप उस केस में ये वाला फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस फंक्शन मेक्स श्योर दैट ओनली द स्पेसिफाइड HTML एलिमेंट्स, attributes and attribute values will occur in your output and normalizes HTML entities। तो इसमें क्या है, अब लेट से कि आप डेटाबेस से ये कंटेंट गेट कर रहे हैं, अब इसके अंदर किसी भी तरह का HTML कंटेंट जो है वो लिखा हुआ है, उसके अंदर HTML टैग्स इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है।
तो आप इसको क्या करना चाहते हैं, इस कंटेंट को सिक्योर करना चाहते हैं और सिर्फ उन्हीं HTML टैग्स को अलाउ करना चाहते हैं जो आपने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो उस केस में आप ये वाला फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फंक्शन में आप क्या करेंगे, आप अलाउड HTML का एक अरे बना लेंगे, जैसे यहाँ पे ये अरे बना हुआ है, उसके अंदर आप बता देंगे कि आप कौन कौन से टैग्स को अलाउ करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे इसको बता रहे हैं कि एक तो आप एंकर टैग को अलाउ करेंगे और एंकर टैग के अंदर फर्दर आपने एक अरे बनाया हुआ और उसके अंदर आप बता रहे हैं कि इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से आपने अलाउ करने हैं। तो एंकर टैग के अंदर उसने बताया था कि एक आपने href का एट्रीब्यूट अलाउ करना है, दूसरा आपने टाइटल का एट्रीब्यूट अलाउ करना है। इसी तरह नेक्स्ट उसने बताया हुआ कि जो ब्रेक टैग है ये आपने अलाउ करना है और इसके फर्दर एट्रीब्यूट्स उसने मेंशन नहीं किए हुए, मींस के इसके सारे एट्रीब्यूट्स अगर कोई हैं तो वो अलाउ करने हैं। इसी तरह उसने बताया हुआ कि एम्फिसाइज का जो टैग है वो भी आपने अलाउ करना है, तो वो इसने दे दिया। इसका भी इसने अरे एम्प्टी छोड़ा, मींस के इसके अगर कोई टैग्स, इसके अगर कोई और एट्रीब्यूट्स हैं तो वो सारे अलाउ करने हैं। इसी तरह इसने स्ट्रॉन्ग का टैग है, इसको भी अलाउ किया हुआ है। तो अब जो टैग्स यहाँ पे मेंशन्ड है उनको तो ये अलाउ कर देगा, मींस कि उनको डिस्प्ले करवाएगा। जो यहाँ पे मेंशन नहीं है उनको वो कोरेस्पॉन्डिंग HTML एंटिटीज के अंदर कन्वर्ट कर देगा और वो जस्ट आपको एज टेक्स्ट डिस्प्ले होंगे, वो एक्चुअली रेंडर नहीं होंगे। अब इन जो आउटपुट के जो हमने डिफरेंट फंक्शंस देखे हैं, इनकी हम एग्जांपल्स जो है वो अपने कोड के अंदर अप्लाई करते हैं। तो अगर हम अपने कोड के अंदर आए तो अब जहां पे भी आप डेटा को आउटपुट करवा रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि वो उसको आप प्रॉपरली स्केप करें इससे पहले कि आप उसको डिस्प्ले करवाएं। तो फॉर एग्जांपल ये आप देखें, यहाँ पे हमने एडिंग डेमो टेक्स्ट यूजिंग कस्टम हुक, तो ये हमने एक कस्टम हुक के ज़रिए ये एक टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया था। ये हमने डिस्प्ले करवाया था सेटिंग्स पेज के ऊपर। तो अगर हम सेटिंग्स के पेज के ऊपर जाएं डैशबोर्ड के अंदर तो आप देखें ये हमें वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है जो हमने कस्टम हुक के ज़रिए डिस्प्ले करवाया हुआ था। तो आप देखें यहाँ पे हमने अपने टेक्स्ट को डायरेक्टली डिस्प्ले करवा दिया है, ठीक है। तो आपने इस तरह से किसी भी टेक्स्ट को डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करवाना, आपने इसको प्रॉपरली एस्केप करना है। तो इसके लिए हम कौन सा एस्केपिंग फंक्शन यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे अगर हम आए तो हम escape अंडरस्कोर HTML का फंक्शन जो है वो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे कि एक PHP टैग इनक्लोज करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे echo ask अंडरस्कोर HTML और इसके फंक्शन के अंदर हम ये स्ट्रिंग पास कर देंगे। यहाँ तक हमारी स्ट्रिंग है। फिर इस फंक्शन को हमने क्लोज कर दिया और फिर एंड पे सेमीकोलन, और अभी हमने इसको टैग को PHP के टैग को क्लोज करना है, तो हमने PHP टैग को क्लोज कर दिया। तो यहाँ तक ये जो फंक्शन है ये हमारी उसी टेक्स्ट इनपुट को सिक्योर करेगा, स्केप करेगा प्रॉपरली, और फिर उसको हमने एको करवा दिया। तो अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें कंट्रोल S, तो अभी आप देखें टेक्स्ट हमें वही शो हो रहा है, लेकिन अब ये सिक्योर्ड फॉर्म में शो हो रहा है जैसा कि वर्डप्रेस हमें रिकमेंड करता है। अब एक चीज और हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अब ये तो हमने सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाया, लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि इस टेक्स्ट को आप अगर ट्रांसलेटेबल बनाना चाहें, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को अगर आप ट्रांसलेटेबल बनाना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे कि या तो आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं escape अंडरस्कोर HTML अंडरस्कोर अंडरस्कोर, या आप escape अंडरस्कोर HTML अंडरस्कोर E का फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है, या escape अंडरस्कोर HTML अंडरस्कोर X का फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम अगर आप ये वाले फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला यूज करें या ये वाला यूज करें या एक्स वाला यूज करें, तो उस केस में आपको एको लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ट इन होता है कि ये उसको एको भी करवा देता है। तो अगर हम लेट्स से अंडरस्कोर ई वाला फंक्शन यूज करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको अपनी जो इसका जो सेकंड पैरामीटर है वो हम इसकी जो टेक्स्ट डोमेन है वो हम इसको पास करेंगे। ये हमने कहाँ पे डिफाइन की थी टेक्स्ट डोमेन, अगर आप अपने जो मेन प्लगइन की जो मेन फाइल है उसमें अगर आप ये जो कमेंट है फर्स्ट वाला ये देखें, तो यहाँ पे हमने इसको बताया था कि जो हमारे प्लगइन की जो टेक्स्ट डोमेन है वो माई डैश प्लगइन है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और ये फिर हम यहाँ पे सेकंड पैरामीटर के तौर पे इसको पास कर देंगे। तो अब क्या होगा कि अब ये जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको यूज़र जो है वो किसी भी अगर आपके प्लगइन की किसी और लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन आती है तो ये फिर लैंग्वेज ये जो टेक्स्ट है ये प्रॉपरली उस लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा। अभी इसको अगर हम सेव करें कंट्रोल S,
तो आप देखें कि ये जो टेक्स्ट है आपको ये स्टिल डिस्प्ले हो रहा है। और अब इस केस में हमने इसको एको भी यूज़ नहीं किया और ये आपको एको के बगैर भी डिस्प्ले करवा देता है। फिर अब हम अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे हमने एक कस्टम मेटा बॉक्स डिफाइन किया था और इस कस्टम मेटा बॉक्स के अंदर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़र को प्रिंट किया। तो ये आप देखें हम लेबल यूज़ कर रहे हैं। इस लेबल को भी आप क्या करेंगे, उसी तरह से आप इस फंक्शन से पास करेंगे, escape अंडरस्कोर html अंडरस्कोर e के फंक्शन से पास करेंगे, उसको ट्रांसलेशन भी पास करेंगे और उसको प्रॉपरली सिक्योर करेंगे। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर लें और इसके स्टार्ट में ऐड कर दें और फिर जो इसका एंड वाला कोड है वो भी कॉपी कर लें और इसको हम जहाँ पे ये हमारा लेबल एंड हो रहा है इसके एंड पे ऐड कर देते हैं। तो अब देखें उसी तरह हमने इसको HTML के escaping फंक्शन से पास करवाया और अंडरस्कोर ई भी पास किया, जिसके ज़रिए हम इसकी ट्रांसलेशन को भी मैनेज कर सकते हैं और दूसरा ये एको भी करवा देता है। और यहाँ पे हमने इसको स्ट्रिंग पास की और अपनी जो टेक्स्ट डोमेन है वो भी इसको पास ऑन कर दी। तो अब अगर हम अपने उस मेटा बॉक्स में जाएं जहाँ पे ये लेबल डिस्प्ले हो रहा है टू मेक श्योर कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कंट्रोल एस, यहाँ पे आप देखें हमारा जो लेबल है वो स्टिल डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अब ये सिक्योर्ड फॉर्म के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। मीन्स कि इसको कोई भी अनवांटेड वे के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अब इसी तरह जितने भी आपके लेबल्स हैं उनको आप इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट जो जितने भी मेंशन्ड हैं, और जहाँ पे भी आप कोई टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं तो उसको आप इसी फंक्शन से पास करके उस टेक्स्ट को सिक्योर करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा सिनेरियो था जो हमने डिस्कस किया था वो था कि अगर आप किसी टैग के एट्रीब्यूट के अंदर कोई वैल्यू यूज कर रहे हैं तो इसको भी आपने डायरेक्टली आउटपुट नहीं करवाना, बल्कि इसको भी आपने प्रॉपरली एस्केप करना है। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा एस्केपिंग का फंक्शन है, तो यहाँ पे है escape अंडरस्कोर एट्रीब्यूट का। तो इस केस में आप इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये फंक्शन ऐड करेंगे और ये जो आपका वेरिएबल है इसको आप इस फंक्शन को पास कर देंगे। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आप इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को डायरेक्टली आउटपुट करवाने के बजाय आप इसको प्रॉपर एस्केपिंग के फंक्शन से पास ऑन करवा रहे हैं। तो अब इस केस में ये जो आपकी ये जो वैल्यू है या ये जो वेरिएबल है ये सिक्योर हो जाएगा। तो इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और मेक श्योर करते हैं कि हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो वर्क कर रही है स्टिल। इसको अगर हम रिफ्रेश करें, अब देखें जो इसकी जो करंट वैल्यू है वो हम स्टिल गेट कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि ये वैल्यू जो है ये सिक्योर्ड फॉर्म में हमें रिसीव हो रही है। तो इसी तरह जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो इनको आपने इसी तरह सिक्योर कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हम वैल्यू का टैग यूज़ कर रहे हैं, तो जिधर जिधर भी आप वैल्यू के टैग्स यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आपने इनको प्रॉपरली स्केप कर देना है। और जहाँ पे आप इस तरह का टेक्स्ट लिख रहे हैं इनको भी आपने escape अंडरस्कोर HTML के फंक्शन से पास करवा के तो इनको सिक्योर कर देना है। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू का टैग यूज़ किया है, वैल्यू का एट्रीब्यूट जिसको हमने सिक्योर किया है, तो इसी तरह लेट्स से कि एक एग्जांपल सिनेरियो और लेते हैं कि आप कोई इमेज जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं और इमेज का जो सोर्स एट्रीब्यूट है वो यूज़ कर रहे हैं। तो उस केस में भी आप जो सोर्स की जो एट्रीब्यूट है उसकी जो वैल्यू है उसको भी उसी तरह से इस फंक्शन से पास करके उसको सिक्योर करवाएंगे। या अगर आप href का एट्रीब्यूट एंकर टैग के अंदर यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर कोई URL आप ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप इस तरह का एस्केपिंग फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इसी तरह अगर आप अपनी पब्लिक डैशकोर डॉट php फाइल के अंदर आएँ तो अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे एक फ़िल्टर के ज़रिए एक एंकर टैग जो है वो ऐड किया था और इस एंकर टैग का हमने एक href एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ किया था और इसके अंदर हमने एक URL जो है वो ऐड की थी। तो अब इस URL के एट्रीब्यूट को हम सिक्योर करेंगे, इसको डायरेक्टली हम आउटपुट नहीं करवाते। तो इस URL के लिए हमें कौन सा फंक्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक escape अंडरस्कोर URL का फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, यूज ऑन ऑल URLs इंक्लूडिंग दोज इन सोर्स एंड href एट्रीब्यूट्स ऑफ एन HTML टैग। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम यूज कर लेंगे, तो बजाय इसके कि हम ये URL जो है इसको डायरेक्टली डिस्प्ले करवाएं, हम इस फंक्शन से इसको पास करेंगे और फिर इस फंक्शन के जरिए हमें ये जो URL है ये सिक्योर्ड फॉर्म में रिसीव होगी और वो फिर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं इस पे। इसको अगर हम वेरीफाई कर लें तो अगर हम अपने वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाएं, किसी ब्लॉग पेज पे जाते हैं और किसी पोस्ट टाइप एडिट करें तो अभी आप देखें हमारा जो एडिट का लिंक है वो स्टिल उसी तरह वर्क कर रहा है, लेकिन अब वो जो हमारी URL है वो सिक्योर्ड फॉर्म में डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से आप
सर्च करेंगे, जो भी आपकी कस्टम रिक्वायरमेंट है, जिस भी तरह का आप डेटा यूज़र को आउटपुट करवा रहे हैं, तो आप यहाँ से सर्च कर लेंगे कि कौन सा एस्केपिंग का रेलेवेंट फंक्शन है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ।